स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर अश्विन्स वर्ल्ड। तो आज हम इकोसिस्टम रिव्यू इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि इकोसिस्टम होती क्या है। तो हमने ये बोला था कि इकोसिस्टम बनने के लिए दो फैक्टर काफी जरूरी होता है। एक होता है बायोटिक फैक्टर और एक होता है अबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि उसमें प्लांट्स और डिफरेंट एनिमल्स आते हैं। वही अबायोटिक फैक्टर, उसमें एयर, वाटर, सनलाइट, ये पूरे अबायोटिक फैक्टर होता है। और बायोटिक फैक्टर मतलब जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है इन अबायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें हमेशा इंटरैक्शन जो है चलता रहता है, और ये हर एक फैक्टर एक दूसरे के लिए काफी जरूरी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ईच फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। जैसे कि प्रोड्यूसर, ये कैसे इंपॉर्टेंट है? तो प्रोड्यूसर जो है वो सन से लाइट एनर्जी लेके फूड बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये फूड जो है ये अवेलेबल करवा देते हैं हार्बियोस को। इसका मतलब ये हार्बियोस जो है इस प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स काफी जरूरी है। वही ये हार्बियोरस फूड होता है टाइगर के लिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हर्बिवोरस भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये प्रेडेटर जो कि टाइगर, यहाँ पे जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर मुझे बताओ कि सपोज हमने बोला कि यहाँ पे टाइगर को हंटिंग करके हमने पूरी तरह से इनको डिस्ट्रॉय किया और इनका नंबर जो है दिन ब दिन कम होते जा रहा है, तो होगा क्या? तो कंडीशन कुछ ऐसी आएगी कि टाइगर जब नहीं होगा तो डियर का पॉपुलेशन ये बढ़ते जाएगा। इसका मतलब इनका नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है। और एक बार कंडीशन ऐसी आएगी कि डियर इतना बढ़ेगा कि अभी ग्रास को ये पूरी तरह से खत्म कर देंगे। कौन? तो ये हर्बियोस। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रास अगर खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनका नंबर बढ़ रहा है, इनका और पॉपुलेशन हो रहा है, तब उस केस में ग्रास खत्म होने के कारण वो जगह रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब रेगिस्तान आएगा तो बारिश जो है बिल्कुल नहीं गिरेगी। तो दैट इज द रीजन कि ये प्रेडेटर मतलब ये टाइगर जो है काफी जरूरी होता है, और इनका नंबर जो है मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ये अगर रहेंगे तो ही तो इनका पॉपुलेशन जो है बैलेंस रहेगा। तो दैट इज द थिंग कि प्रेडेटर ये हर्बिवोरस के पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल करते हैं, बैलेंस रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रेडेटर जैसे कि लॉयन, टाइगर, ये प्रिवेंट करते हैं ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बिवोरस। इसीलिए प्रेडेटर मतलब टाइगर, लॉयन, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबल रखने में, मेंटेन रखने में, बैलेंस रखने में। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंटेंस आपको याद रखना है कि प्रेडेटर, जिनको की स्टोन स्पेसिस यहाँ पे बोला जाता है टाइगर को, तो ये जो है इस हर्बिवोरस के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। उसके बाद जो लिखा है यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे देखो, डू ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन 3 प्लेसेस लाइक टर्माइट्स, इंसेक्ट्स, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? तो ये डर्टी प्लेसेस की जगह पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी ऑर्गेनिज्म या किसी एनिमल या प्लांट की डेथ हुई होगी, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा टर्माइट्स, और ये देखिए ये टर्माइट्स इसे बोला जाता है। अगर कोई प्लांट या फिर ट्री अगर नीचे गिरा है तो वहां पे आपको वुड लाइस दिखाई देता है, या किसी एनिमल की डेथ हो गई तो ये बरिंग बीटल्स, ये जो पूरे या फिर सेंटीपीड्स, ये पूरे क्या है? तो ये डेट्रियोर्स होता है, और ये डर्टी जगह पे प्रेजेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका इकोलॉजी में या आपके नेचर में रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनवायरमेंट के क्लीनिंग में। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा अर्थवर्म। अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी प्लांट से जो पत्ते गिरे हैं तो इनको डिग्रेड करके उनके न्यूट्रिएंट्स रिलीज करवाने का काम करता है। तो इसलिए अर्थवर्म काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अर्थवर्म को भी डेट्रियोस बोला जाता है। तो इन डेट्रियोस मतलब ये जो टर्माइट्स हमने बोला, यहाँ पे इंसेक्ट यहाँ लिखा है, ये पूरे डेट्रियोस है। और ये
एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में काम में आता है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन करके जो है इनसे न्यूट्रिएंट रिलीज करके सॉइल में ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए देखा जाए तो हमारा एग्जिस्टेंस, हम यहाँ पे अच्छी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। इसमें डिकम्पोजर, इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है, यहाँ पे प्रीडेटर, इनका भी जो है काफी इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसीलिए हमें इन सभी की केयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए ये दोनों भी फैक्टर, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर, काफी जरूरी होते हैं। तो हमने जो है इनकी अच्छी तरह से केयर लेनी चाहिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए, विच आर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन फूड चेन। तो ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एक फूड चेन है, बराबर। तो यहाँ पे प्लांट्स, मतलब यहाँ पे जो ग्रास है ये प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर क्यों बोला है, क्योंकि ये खुद का फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब ये प्रोडक्ट, मतलब फूड बनाने का काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है प्रोड्यूसर। और इनके ऊपर डिपेंडेंट कौन होता है, तो हर्बियोर्स, जैसे कि यहाँ पे रैबिट जो है इस ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये हर्बियोर्स, और इसका ट्रॉफिक लेवल होता है सेकंड। हमेशा याद रखो कि प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर, इनका ट्रॉफिक लेवल हमेशा फर्स्ट होता है और हर्बियोरस का हमेशा सेकंड होता है। और हर्बियोरस के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है उसका ट्रॉफिक लेवल थर्ड होता है, जैसे कि ये फॉक्स इस रैबिट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इनको आप सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोल सकते हो। अभी इस फॉक्स को खाने वाला कौन है, तो वो होता है टाइगर। तो टाइगर आप इनको बोलोगे टर्शियरी कंज्यूमर, और ये ट्रॉफिक लेवल 4 में आते हैं। तो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल कौन है, तो प्रोड्यूसर, हर्बियोरस सेकंड, और हर्बियोरस के ऊपर डिपेंडेंट कौन है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर, ट्रॉफिक थर्ड। और टाइगर के अगर देखा जाए तो टाइगर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फॉक्स के ऊपर, तो इसका ट्रॉफिक लेवल 4 आएगा। अभी यहाँ पे मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, तो इस ग्रास के पास, मतलब प्रोड्यूसर के पास। याद रखो हमेशा एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो सपोज इस ग्रास के पास 1000 जूल ऑफ एनर्जी है, तो ये रैबिट 1000 जूल के 1000 जूल यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो यहाँ से इसको जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो सिर्फ 10% होती है, याद रखना ये आपको। और 90% एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस होती है, मतलब एनवायरनमेंट में चली जाती है, बराबर। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ पे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल, तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, प्रोड्यूसर के पास। और इसीलिए एनर्जी फ्लो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में, मतलब यूनी डायरेक्शनल होती है, क्योंकि हर स्टेप में एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है, वो सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है। इसका मतलब एनर्जी हर स्टेप में जब जैसे जैसे आगे जा रही है वो लॉस होते जा रही है। तो इसको हम पिरामिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देख लेते हैं वो भी। तो यहाँ पे मैंने बोला जैसे कि यहाँ पे सपोज ये प्लांट्स है, ठीक है, और इनके पास 10,000 जूल ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये हम पिरामिड बना रहे हैं। और इस प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट कौन होता है, तो ये रैबिट मतलब हर्बियोर। और इसको जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है प्रोड्यूसर से वो कितनी हो रही है, तो सिर्फ 10% हो रही है, बराबर। और मैंने बोला था कि आगे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो सिर्फ 10% होती है। इवन रैबिट को खाने वाला टाइगर, इसको कितनी ट्रांसफर, इसको भी सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये पिरामिड आपको कैसे दिखाई दे रहा है, तो ये अपराइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई एनर्जी फ्लो इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, और पिरामिड ऑफ एनर्जी ऐसे इंडिकेशन इसको दिया जाता है। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट किया जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी को। तो ये पिरामिड है एनर्जी के लिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है आपके बुक में दिए हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि fill up the blank boxes and display the complete chart in classroom। तो ये एक्सरसाइज आपको दी गई है,
और जैसे आपको पता है कि इकोसिस्टम ये दो कंपोनेंट से बनती है, अबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। और अबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट, और इसमें एक आता है फिजिकल फैक्टर। और फिजिकल फैक्टर में कौन आते हैं? तो एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट, ये पूरे फिजिकल फैक्टर्स है। लेकिन केमिकल फैक्टर्स होते कौन से? तो केमिकल फैक्टर्स जो कि रॉक के डिग्रेडेशन से आपको पता है सॉइल बनती है, और सॉइल में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो इसका मतलब केमिकल फैक्टर जो है यहाँ पे कौन है? तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। और ये न्यूट्रिएंट्स या फिर आप मिनरल्स अगर बोल रहे हो तो ये बेटा दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक टाइप के और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक टाइप के। तो इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये पूरे क्या है? तो ये न्यूट्रिएंट्स अगर देखा जाए तो आप इनको जो है बोल सकते हो तो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। वही कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को बोला जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सभी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स, जैसे कि प्रोड्यूसर, प्लांट। वही इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट कौन होते? तो हेटेरोट्रॉप्स, बराबर है। और प्रोड्यूसर जो इंडिकेशन होता है इनका ट्रॉफिक लेवल, मतलब ग्रीन प्लांट्स। वही हेटेरोट्रॉप्स में एनिमल्स आता है, और एनिमल्स ये प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये अगर देखा जाए तो आप इनको कंज्यूमर बोलते हो, क्योंकि ये कंज्यूम करने का काम करता है। और डीकम्पोजर्स, इनका काम क्या है कि प्रोड्यूसर की डेथ हो गई, एनिमल की डेथ हो गई, तो इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये डीकम्पोजर, और इनके एग्जाम्पल बैक्टीरिया और फंजाई। और ये हमने पढ़ा था, ये डीकम्पोजिशन करता है, मतलब इनसे न्यूट्रिएंट्स निकालने का काम करता है और सॉइल में ऐड करता है। और कंज्यूमर्स के टाइप्स अगर देखा जाए तो मैंने बोला था कि हर्बिवोरस ये प्राइमरी कंज्यूमर है, और उस रैबिट को हमने बोला था हर्बिवोर। और रैबिट को खाने वाला कौन था? तो फॉक्स, वो था सेकेंडरी कंज्यूमर। और टर्शियरी कंज्यूमर कौन था? टाइगर था। तो ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरह से यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद आपके बुक में जो है एक पैराग्राफ दिया है, और वो पैराग्राफ यहाँ पे एक्सप्लेन करता है पैडी फील्ड के बारे में, कि उस पैडी फील्ड में होता क्या होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस पूछे गए। तो पैडी फील्ड इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत जगह पे पाया जाता है। तो ये मेनली कल्टीवेट अगर देखा जाए तो कहाँ पे किया जाता है? तो लार्ज स्केल में ये वेरियस स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया में किया जाता है। जैसे कि स्टेट्स अगर देखा जाए तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, यहाँ पे आपको पैडी जो है काफी ज्यादा अमाउंट में, काफी ज्यादा स्केल पर जो है कल्टीवेट किया जाता है। लेकिन इस पैडी फील्ड का देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आता है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ग्रास ऊपर्स ये अटैक करते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके बुक में दिया कि पैडी फील्ड्स दे आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रास ऊपर्स। लेकिन इस ग्रास ऊपर का नंबर भले ही बढ़ रहा है, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए नेचर ने जो है इन फ्रॉक्स को बनाया है। और ये फ्रॉक्स क्या करता है? तो इन ग्रास ऊपर के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। तो इसीलिए पैडी फील्ड में फ्रॉक्स जो है काफी ज्यादा नंबर में पाया जाता है। लेकिन इस फ्रॉक को भी कंट्रोल करने वाले कौन होता है? तो इनको खाने वाले कौन होता है? तो ये स्नेक होता है। इसका मतलब क्या है कि ये स्नेक इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब फ्रॉक्स के इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो ग्रास ऊपर, क्योंकि ग्रास ऊपर का अगर नंबर बढ़ते ही जाएगा तो पैडी फील्ड ये डैमेज हो सकती है। तो क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है कि अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन दिन ब दिन जो है कम होते जा रहा है, या ऑल ऑफ सडन वो पूरी तरह से कम हो गया, तो क्या हो सकता है कि पैडी फील्ड के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होगा? तो मुझे बताओ कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि फ्रॉग का पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, मतलब ये कम होते जा रहा है।
तो मुझे बताओ इफेक्ट क्या होगा। तो ये अगर कम होगा तो ऑब्वियस है, क्लियर है कि ग्रास ऊपर ये इनका नंबर जो है बढ़ते जाएगा, ये काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ते जाएंगे। तो कंडीशन क्या होगी कि इनका नंबर बढ़ गया तो ये पैडी फील्ड को पूरी तरह से डैमेज करेंगे। बराबर क्यों हो रहा है ये? क्योंकि यहाँ पे फ्रॉग्स का नंबर कम हुआ तो ग्रास ऊपर को खाने के लिए कोई बचा ही नहीं, तो इनका नंबर बढ़ते जाएगा। और अगर इनका नंबर बढ़ गया तो पैडी फील्ड पूरी तरह से क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे पैडी क्रॉप के ऊपर इफेक्ट क्या है? तो इट विल बी डैमेज बाय द grasshoppers as their number is increased because of the decrease in number of the frogs. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि अगर फ्रॉग ये खत्म हो रहा है तब उस केस में ये ग्रास ऊपर मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन फ्रॉग ही अगर कम होते जा रहे हैं या इनका नंबर काफी कम हो गया, ये बचे ही नहीं, तो मुझे बताओ स्नेक्स को जो है फूड मिलेगा क्या? तो इसका मतलब क्या है कि स्नेक को अभी फ्रॉग्स नहीं मिल रहे, इसका मतलब इनका भी नंबर क्या होगा? डिक्लाइन होगा, काफी कम होने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि स्नेक विल डिक्लाइन इन नंबर while grasshopper will increase in number। क्यों? क्योंकि फ्रॉग्स जो है इनको खाने वाले अभी बचे ही नहीं है, तो ग्रासहोपर का नंबर बढ़ेगा। और पैडी फील्ड क्या हो रहा है? तो ग्रासहोपर के बढ़ने की वजह से ये भी डैमेज हो रहा है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑन दैट इकोसिस्टम। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे ये भी डिक्लाइन हो गया और ये डिक्लाइन हुआ तो ये भी डिक्लाइन हुआ और इनका नंबर बढ़ रहा है, तो मुझे बताओ ये डैमेज हो रहा है। तो पूरी इकोसिस्टम, ये पैडी फील्ड वाली इकोसिस्टम क्या हो रही है? ये पूरी तरह से अनस्टेबल हो रही है। मतलब क्या है कि इनका नंबर बढ़ेगा तो ये डिक्लाइन मतलब डैमेज, और ये तो फूड चेन क्या हो रही है? ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है। तो सून जो है ये इकोसिस्टम जो है खत्म हो जाएगी। तो दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है कि इकोसिस्टम विल बी अनस्टेबल एंड सून इट विल बी डिस्ट्रॉयड। दैट इज द कंडीशन कि यहाँ पे प्रेडेटर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम को स्टेबल रखने में, बैलेंस रखने में, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने में।